नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत का मक्का निर्यात $816 मिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर। कोरोना के बावजूद पिछले 3 वर्षों में मक्का निर्यात लगभग 6 गुना बढ़ा। बांग्लादेश, वियतनाम और नेपाल में मक्का का किया गया निर्यात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, तिरुपति से बाल की खरीद कर अमीनो एसिड आधारित सूक्ष्म पोषक तत्वों का किया जा रहा है उत्पादन, जो पौधों के लिए है लाभप्रद। नितिन गडकरी ने चीनी और एथेनॉल भारत सम्मेलन 2022 में शामिल होकर कहा कि किसान अन्नदाता के साथ साथ बने ऊर्जादाता। मौसम विभाग ने जारी किया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए भारी बारिश, तेज हवाओं का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बना दबाव उत्तर की ओर बढ़ा। एनडीआरएफ की टीमें चक्रवात आसनी के लिए तैयार। तीनों सेनाओं के साथ साथ और तटरक्षक बल को भी किया सतर्क। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने समाज के वंचित वर्गों के बीच सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है। मुंबई के यशवंतराव चौहान केंद्र में आयोजित CSR जनरल एक्सीलेंस अवार्ड्स के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रौद्योगिकी का उत्पादक तरीके से उपयोग करते हुए सामाजिक चेतना, सामाजिक जिम्मेदारी और सामाजिक जागरूकता के साथ सामाजिक उद्यमिता की आवश्यकता को संदर्भित किया। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने पांवों पर खड़ा करने में सक्षम बनाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने एक अन्य उदाहरण का उल्लेख किया जिसमें तिरुपति से बाल की खरीद की जा रही है, जिसका उपयोग करते हुए एमिनो एसिड आधारित सूक्ष्म पोषक तत्वों का उत्पादन किया जा रहा है, जो पौधों के लिए बहुत लाभप्रद साबित हो रहे हैं। ये बाल जो लोग काटते हैं, तो मैं अभी हमारे यहाँ मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि तिरुपति से 1 ट्रक बाल खरीद के लाते। पहले हमने भेड़, बकरी, आदमी, इंसान सबके बाल, मुझे लगा नागपुर शहर में बाल बहुत मिल जाएंगे। पूरे ब्यूटी पार्लर और हेयर कटिंग सैलून में लाके बाल लाए तो वो 10 ही किलो निकले। तब ध्यान में आया कि बाल बहुत हल्के होते हैं। तो अभी हम लोग वहाँ से तिरुपति से खरीदते बाल और उससे एमिनो एसिड बनाया और एमिनो एसिड बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बना। इतना फायदे के है, इतना अच्छा प्लांट बूस्टर है कि जिसका बहुत अच्छा परिणाम हुआ। तो मैं आपको यही कहूँगा कि टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें उपयोग करके हम वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने चीनी मिलों को बदलते समय की वास्तविकताओं और राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप चीनी को एथेनॉल में बदलने की अपील की है। मुंबई में चीनी और एथेनॉल भारत सम्मेलन SEIC 2022 को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने चीनी और संबद्ध उद्योगों के नेताओं को चेतावनी जारी की कि यदि चीनी का उत्पादन अभी की ही तरह आगे बढ़ता रहा तो ये आने वाले समय में उद्योग के लिए हानिकारक होगा। ये स्मरण कराते हुए कि एक देश के रूप में हम चावल अधिशेष, मक्का अधिशेष और चीनी अधिशेष हैं। गडकरी ने कहा कि हमारे भविष्य के लिए चीनी का उत्पादन कम करना और एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाना बेहतर है। हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा और इथेनॉल ये क्लीन और ग्रीन फ्यूल है और स्वाभाविक रूप से आज आप सबके सहयोग से करीब 465 करोड़ लीटर इथेनॉल की निर्मित होती है। पर जहां तक E20 का जो प्रोग्राम है वो जब पूरा होगा तो स्वाभाविक रूप से हमारी रिक्वायरमेंट करीब 1500 करोड़ लीटर तक होगी। और इसके साथ साथ अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने फ्लेक्स इंजन के बारे में एडवाइजरी इशू की है और टोयोटा, हुंडई और सुजुकी, इन 3 कंपनियों ने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूं, ये मेरे अंडर ही आता है, तो उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि हम 6 महीने के अंदर फ्लेक्स इंजन लाएंगे। गडकरी ने बताया कि भारत सरकार ने नागरिकों के लिए एथेनॉल भरने के लिए जैव ईंधन आउटलेट खोलने का निर्णय लिया है और कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल और रिक्शा फ्लेक्स इंजन पर उपलब्ध हो सकते हैं।
कि भारत सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि अब इथेनॉल के पंप, बायोफ्यूल की जो फ्यूल्स है उसके लिए आउटलेट खोलने के लिए अनुमति देने का निर्णय किया है। पूना में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 पंप का उद्घाटन भी किया है, पर अभी तक उसमें इथेनॉल भरने के लिए कोई आए नहीं। इसका कारण यह है कि अभी हमारे 2 व्हीलर सेक्शन में विशेष रूप से बजाज ने उनकी मोटरसाइकिल फ्लेक्स इंजन पे तैयार की है, टीवीएस ने भी तैयार की है, और दोनों की मोटरसाइकिल लॉन्च करने का सौभाग्य मुझे मिला है। अब हीरो ने भी तैयार की है, उस दिन मेरे घर पर आए थे, उन्होंने भी तैयार की है। तो स्कूटर्स जो है, स्कूटर और मोटरसाइकिल, ये फ्लेक्स इंजन पर अवेलेबल है। ऑटो रिक्शा भी देने के लिए वो तैयार है। वही बात आती है कि वो बोलते हैं पहले पंप चाहिए, पंप वाले बोलते पहले गाड़ी चाहिए। तो मुझे लगता है इसी में पहली बार आज ऑटो रिक्शा भी अवेलेबल हो सकती है, स्कूटर्स भी अवेलेबल हो सकती है और कार भी अवेलेबल हो सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया कि किसी को भी इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या एथेनॉल के लिए पर्याप्त बड़ा बाजार उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, एथेनॉल एक हरा और स्वच्छ ईंधन है। हम वर्तमान में 465 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन कर रहे हैं। यद्यपि जब E20 कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो हमारी आवश्यकता लगभग 1500 करोड़ लीटर की हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आने वाले 5 वर्षों में जब फ्लेक्स इंजन तैयार हो जाएंगे तो एथेनॉल की आवश्यकता 4000 करोड़ लीटर हो जाएगी। कि आने वाले 5 साल में जब फ्लेक्स इंजन तैयार होंगे और इथेनॉल के टोटल रिक्वायरमेंट 4000 करोड़ लीटर होगी, और जब हम लोग सब ताकत लगा के केवल 465 करोड़ लीटर पर है, तो आने वाले समय में इथेनॉल लेंगे नहीं लेंगे, इस प्रकार की चर्चाएं काफी बार होती है। यह अप्रस्तुत है। आप में जितना दम होगा आप तैयार करिए। मुझे नहीं लगता कि इथेनॉल के लिए कोई मार्केट के लिए प्रॉब्लम होगा। इतना इथेनॉल का मार्केट अवेलेबल है। उन्होंने ये भी कहा कि एथेनॉल, मेथेनॉल और बायो एथेनॉल, बायो CNG, बायो डीजल, बायो LNG, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक में ही अब भविष्य निहित है। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ अनाज आपूर्तिकर्ता नहीं बल्कि किसानों को बिजली आपूर्तिकर्ता बनने की आवश्यकता है। अब अन्न बहुत सरप्लस हुआ है। अब ऊर्जा जो है उसमें हमारा शॉर्टेज है। अब किसानों को ऊर्जादाता बनाना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर इज द नीड ऑफ द आवर। और यही बात को अगर शुगर फैक्ट्रीज वाले और गंभीरता से लेंगे तो मुझे लगता है कि ये परिवर्तन बहुत जल्दी होगा। और इसलिए फिर से एक बार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शुगर प्रोडक्शन को कम करो। शुगर प्रोडक्शन अगर ऐसे ही बढ़ाते रहोगे तो आपके हाल ऐसे हो जाएंगे कि आप पहचानने लायक नहीं रहोगे। और आपको बता दें कि मक्के के निर्यात में वृद्धि हुई है। पिछले 3 वर्षों में भारत का मक्का निर्यात बढ़ा है। और आपको यहां बता दें कि 2019 और 20 में 142 और 2020 और 21 में 635, 2021 और 22 यानी अप्रैल जनवरी में 816। और पिछले 3 वर्षों में मक्का निर्यात लगभग 6 गुना बढ़ गया है। कोविड महामारी के बावजूद पिछले 3 वर्षों में निर्यात का कुल मूल्य 1594 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारत में मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष अप्रैल जनवरी से 345 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है। नेपाल ने इस अवधि के दौरान 132 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया है। वियतनाम मक्का के निर्यात के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभरा है। ये मक्के के निर्यात में वृद्धि हुई है और पिछले 3 वर्षों में भारत में जो मक्का निर्यात हुआ है वो तकरीबन, आपको बताते चलें कि 3 वर्षों में तकरीबन 6 गुना ये बढ़ गया है। और मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, ताइवान, ओमान में भी मक्का का निर्यात होता है। मक्का विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले अनाज के रूप में उभरा है। मक्का भारत में चावल और गेहूं के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। मक्का कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। भारत में मक्के की खेती पूरे साल की जाती है और ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है।
एक बार फिर आपको बता दें कि बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारत से मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष अप्रैल-जनवरी में $345 मिलियन का मक्का आयात किया है और नेपाल ने इस अवधि के दौरान $132 मिलियन मूल्य का मक्का आयात किया है। वियतनाम मक्का के निर्यात के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभरकर सामने आया है। भारत ने वियतनाम को $244 मिलियन का मक्का निर्यात किया। मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, ताइवान, ओमान में भी मक्के का निर्यात किया जाता है। मक्का विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले अनाज के रूप में उभरकर सामने आया है। मक्का भारत में चावल और गेहूं के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। मक्का कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। भारत में मक्के की खेती पूरे साल की जाती है और ये मुख्य रूप से खरीफ की एक फसल है। अन्य अनाजों की तुलना में उच्चतम आनुवंशिक उपज क्षमता होने के कारण मक्का के कई उपयोग हैं। एपडा द्वारा की गई विभिन्न अभिनव पहलों और नए संभावित बाजारों की खोज के कारण निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 दूसरा अग्रिम अनुमान है कि दूसरे दौरान मक्के का उत्पादन 30 मिलियन टन है। मक्के के उत्पादन वर्ष 2019-20 में 29 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 30 मिलियन टन हो गया है। लोकसभा में कृषि मंत्री ने बताया कि भारत में मक्के के आयात संबंधी किसी भी योजना पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। मक्के का उपयोग भारत में कुक्कुट चारे के रूप में 47% होता है। पशु चारे के रूप में 13%, औद्योगिक स्टार्च उत्पाद में 14% और मानव भोजन के रूप में 20% और निर्यात एवं अन्य प्रयोजनों के लिए 6% इसका प्रयोग किया जाता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान गेहूं के निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि के बीच कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपडा ने हाल ही में शिपमेंट की व्यापक संभावनाओं वाले देश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मूल्य श्रृंखला के प्रमुख हितधारकों की एक बैठक आयोजित की। बैठक में रेलवे ने अतिरिक्त गेहूं के परिवहन की किसी भी तात्कालिक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में रैक उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। बंदरगाह के अधिकारियों को भी गेहूं के लिए समर्पित कंटेनरों के साथ साथ समर्पित टर्मिनलों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है। गेहूं के भरपूर उत्पादन के अनुमान के मद्देनजर एपडा ने सभी हितधारकों को गेहूं के निर्यात की निर्बाध सुविधा प्रदान करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कहा है। वैश्विक व्यापार में भारत भले ही शीर्ष 10 गेहूं निर्यातकों में शामिल नहीं है, लेकिन निर्यात में इसकी वृद्धि दर कई अन्य देशों से आगे निकल गई है। भारत मिस्र को गेहूं का निर्यात शुरू करने के लिए अंतिम दौर की बातचीत कर रहा है, जबकि तुर्की, चीन, बोस्निया, सूडान, नाइजीरिया, ईरान देशों के साथ गेहूं निर्यात शुरू करने के लिए बातचीत चल रही है। भारत का गेहूं निर्यात मुख्य रूप से पड़ोसी देशों को होता है, जिसमें वर्ष 2020-21 के दौरान मात्रा और मूल्य की दृष्टि से बांग्लादेश की सबसे बड़ी यानी 54% से अधिक की हिस्सेदारी है। वर्ष 2020-21 के दौरान भारत ने यमन, अफगानिस्तान, कतर और इंडोनेशिया जैसे गेहूं के नए बाजारों में प्रवेश किया। गेहूं के निर्यात में ये वृद्धि एपडा द्वारा विभिन्न देशों में B2B प्रदर्शनी आयोजित करने, नए संभावित बाजारों की खोज करने और भारतीय दूतावासों की सक्रिय भागीदारी के साथ विपणन अभियान शुरू करने जैसी पहलों के कारण हासिल हुई है। और बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान आसनी आज अंडमान निकोबार के तट से टकराएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप पर सभी नाविकों और मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की है। उन्हें समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। अंडमान निकोबार द्वीप पर तूफानी हवाएं और भारी बारिश जारी है। एनडीआरएफ ने अपने कर्मियों को राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात किया है। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए किसान समाचार। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क,
किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं कि देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या रहा भाव। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 12,49,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,14,59,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन की रही थी। वहीं देश में चल रही रबी फसलों की बुआई में तिलहन की खेती चरम पर है। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक तिलहन निर्धारित तय लक्ष्य से 25,41,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। अब तक कुल तिलहन की बुआई 1 करोड़ हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 83,69,000 हेक्टेयर में हो पाई थी। यानी अब तक कुल तिलहन की बुआई में 19,10,000 हेक्टेयर की बढ़त देखने को मिली है। दूसरी रबी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। सरकार की कोशिशों और इस साल बाजार में मिली अच्छी कीमतों को देखते हुए देश के किसानों का रुझान सरसों की खेती की तरफ बढ़ा है। किसानों ने इस बार सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग दोगुने भाव पर बेची है, जिसका असर सरसों के रकबे पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है रबी तिलहनी फसलों में सरसों की बुआई बड़े पैमाने पर हो रही है। रबी फसल वर्ष 2021-22 में सरसों की बुआई 18,51,000 हेक्टेयर बढ़कर 91,63,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 73,12,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं बात सरसों के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 17 मार्च को सरसों का भाव रहा 5,560 रुपए। 19 मार्च को इसके भाव में 685 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 4,875 रुपए पर आ गया। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 17 और 19 मार्च को सरसों 8,500 रुपए पर बिकी, जबकि मध्य प्रदेश की खुचनेर मंडी में सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 17 मार्च को सरसों का भाव था 6,250 रुपए। 19 मार्च को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 6,300 रुपए पर हुए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में 17 मार्च को सरसों का भाव था 5,300 रुपए। 19 मार्च को इसके सौदों में 300 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 5,600 रुपए। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर।
राज्यसभा में आज केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश में तेल के दाम और यूक्रेन युद्ध के प्रभाव पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस साल 2018 से लेकर अब तक शुरू से पेट्रोलियम आयात हमारी जरूरत के 1% से भी कम है। इसलिए रूस यूक्रेन युद्ध से हमारी तेल की मांग पर असर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में कार्गो कैपेसिटी के विषय में सदन को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में कोविड काल के दौरान कार्गो कैपेसिटी में तेजी से वृद्धि हुई है। इससे देश की क्षमता का विकास हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा में आज सभी 70 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने आज सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई। भाजपा की सविता आर्य, अनिल नौटियाल, अरविंद पांडे, आदेश चौहान और उमेश शर्मा कवू सहित कांग्रेस के आदेश सिंह चौहान, उमेश कुमार सहित नए विधायकों ने शपथ ली। उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर भाजपा के विधायकों की शाम को बैठक होने वाली है। बैठक में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज भाजपा विधानमंडल दल की शाम 5 बजे बैठक होगी। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने देहरादून में राजभवन में बंशीधर भगत को उत्तराखंड विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में प्रसादम रथ को अपने आवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती मरीजों के तीमारदारों को निःशुल्क भोजन मिलेगा। इन रथों में खाना पकाने और खाना गर्म करने की सुविधा होगी। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक प्रसादम रथ खुद बिरला ने उपलब्ध कराए हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि विशेष रूप से सक्षम बच्चों को भी भविष्य में ऑनलाइन क्लासेस का फायदा मिल सके, उसके लिए एक्सपर्ट्स की राय लेकर एक व्यवस्था बनाई जा रही है। सरकार शिक्षा में ऐसी व्यवस्था कर रही है जिससे भविष्य में ऐसे बच्चे भी डिजिटल रूप से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। बालीगंज सीट से उपचुनाव के टीएमसी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बाबुल सुप्रियो ने नामांकन भरने के बाद कहा कि ये उनके लिए एक नई राजनीति की शुरुआत है। पश्चिम बंगाल की बालीगंज विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होने हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।